Dear children, today we have to read English prose. The first lesson is a girl with a basket. पहला पाठ टोकरी के साथ एक लड़की है, जिसके लेखक विलियम सी डगलस है। आप लोग थोड़ा विलियम सी डगलस के बारे में जानें। विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वह अनेक बार संसार की अनेक देशों की यात्रा कर चुके थे, किंतु उनके मन में एशिया महाद्वीप की यात्रा करने की उत्कट अभिलाषा थी, तीव्र अभिलाषा थी। इसीलिए वह सन 1950 में एक यात्रा पर भारत आए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। बंटवारे के समय दोनों देशों में धार्मिक उन्माद की प्रक्रिया बड़े जोरों पर थी, और इस धार्मिक उपद्रव के भय से लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए थे। घर द्वार छोड़ देने के कारण उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि घर छोड़ते समय वो कुछ गिने चुने कपड़े लिए थे और खाने पीने की मामूली सामग्रियां ले पाए थे, जो यात्रा करने के कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो गई। यात्रा करते 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 वे इतने थक गए कि उनमें से बहुत से लोग रास्ते के किनारे भूख के कारण बेहोश होकर के गिर पड़ते थे, और जहां गिरते थे वहीं मर जाते थे। ये स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। ऐसे ही दयनीय स्थिति में, दयनीय हालत में विलियम सी डगलस भारत पर्यटन पर आए, और यहाँ आने के बाद ये नई दिल्ली से बरेली की यात्रा पर जा रहे थे। नई दिल्ली से बरेली जाते समय इन्होंने एक रेलगाड़ी से यात्रा की। वह रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी, जो लगभग प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, और जैसे ही वह गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती थी, विलियम सी डगलस अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देते थे और खोलकर प्लेटफार्म पर टहलने लगते थे। ऐसे ही एक स्टेशन पर ज्यों रेलगाड़ी रुकी, ये अपने डिब्बे से प्लेटफार्म पर उतरे, और ज्यों ही प्लेटफार्म पर उतरे, शरणार्थी बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह इनको चारों तरफ से घेर लिया, जिनकी दृष्टि में ये एक धनी ग्राहक महसूस हो रहे थे। वे बच्चे अपने हाथ में टोकरियां और पंखे लिए हुए थे, और इनसे वो टोकरियां और पंखे खरीदने का आग्रह कर रहे थे। उनकी दयनीय हालत देख करके इनके मन में दया आ गई, और इन्होंने कुछ टोकरियां और पंखे खरीद लिया। जब इनके दोनों हाथ टोकरियों और पंखों से भर गए, उसी समय एक 9 वर्षीय बालिका इनके सामने आकर खड़ी हो गई, और वह अपनी टोकरी खरीदने के लिए इनसे आग्रह करने लगी। क्योंकि इनको टोकरी की कोई आवश्यकता थी नहीं, और इनके पास टोकरी रखने की और कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने टोकरी तो नहीं लिया,
किंतु अपने जेब से एक मुट्ठी रेत निकाला और उसकी टोकरी में अनुग्रह राशि के रूप में, दान के रूप में वह सिक्के डाल दिया। ज्यों ही इन्होंने वह सिक्के डाला त्यों ही वह लड़की क्रुद्ध हो गई और उस टोकरी को ऊपर उठाई, इनसे कही कि आप अपने दिए हुए पैसों को ले लीजिए, मुझे आपके ऐसे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। यदि आपको मेरी मदद ही करनी है तो आप मेरी टोकरी लीजिए और इस टोकरी की कीमत दीजिए, अन्यथा मुझे एक भी पैसे लेने की कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। उस बालिका के स्वाभिमान को देख करके इनके मन में भारत के प्रति अभूतपूर्व सम्मान की भावना जागृत हो गई। ये सोचने लगे कि जिस देश की 9 वर्ष की बालिका के अंदर इतना बड़ा स्वाभिमान दिखाई दे रहा है, वास्तव में उस देश के नागरिक कितने स्वाभिमानी होंगे, और जिस देश के नागरिक इतने स्वाभिमानी हैं वह देश कितना महान होगा। तो ये रहा इस पाठ का सारांश। अब आप लोग आए पैरा फर्स्ट देखिए। यहां लेखक विलियम सी डगलस कहते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। वह हिमालय की यात्रा पर जाने के लिए नई दिल्ली से प्रस्थान किए। I was going as far as बरेली by train। वह दिल्ली से बरेली तक रेलगाड़ी से गए। And then by car to रानीखेत, और बरेली से रानीखेत तक एक कार के द्वारा गए। An old British Army hill station located on a 6,000 foot rise opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। अब देखिए बताते हैं कि ये बरेली से रानीखेत तक कार द्वारा गए, जहां 120 मील की दूरी में फैली हुई हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के ठीक सामने 6000 फुट ऊंची पहाड़ी पर पुरानी अंग्रेजी सेना की एक छावनी स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो। जिस रेलगाड़ी से ये यात्रा कर रहे थे उस रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और वह रास्ते में आने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। प्रत्येक स्टेशन पर जब रेलगाड़ी खड़ी होती थी, ये अपने डिब्बे का दरवाजा खोलते थे, डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतर जाते थे और वहां टहलते थे। अब आप लोग दूसरा पैसेज देखें। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ द पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। लेखक कहते हैं कि जिन जिन प्लेटफॉर्म पर वह उतरे, यात्रा के दौरान वे जिस जिस प्लेटफॉर्म पर उतर कर टहले, वे प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरे हुए थे। उन लोगों में सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले लोग थे। ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ बेयरफुट।
प्लेटफार्म पर दिखाई देने वाले जितने भी लोग थे, किसी के पांव में जूते चप्पल नहीं थे, सबके पांव नंगे थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और वे सफेद रंग का ढीला वस्त्र पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. एक अंग्रेजी में बात करने वाले व्यक्ति की तलाश करने के लिए इनको कम से कम 3 लोगों से बातें करनी पड़ी, तब इन्हें अंग्रेजी में बात करने वाला एक व्यक्ति मिला। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. जब इन्हें अंग्रेजी में बात करने वाला एक व्यक्ति मिल गया तो ये दुनिया के अनेक मामलों पर उससे बातें किए, उस दिन के समाचार पत्र में छपे हुए महत्वपूर्ण शीर्षक पर बातें किए और अन्य बहुत सी बातें उससे ये करने लगे। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. अब ध्यान दीजिए आप लोग, लेखक के उस व्यक्ति से बात करने का उद्देश्य यह था कि वह उससे बात करके इस देश के लोगों के, राष्ट्र के प्रति और बड़े बड़े कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के प्रति भावनाओं को जानने की अभिलाषा थी। वह जो है बड़े बड़े कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों के प्रति और देश के प्रति, इस देश के नागरिकों का कैसा विचार है, इसको टटोलने की कोशिश कर रहा था। अब आप लोग तीसरा पैराग्राफ देखें। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया। लेखक कहता है कि जिस रास्ते से वह यात्रा कर रहा था वह भारत के प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र था। This was the plain of the upper Ganga river, 8,000 feet above sea level, but tropical. लेखक कहता है कि वह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो सागर की सतह से 1000 फुट ऊंचा था, किंतु गर्म था। The Ganga was grown, silt swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. बरसात के मौसम में गंगा नदी के बाढ़ का जल हजारों एकड़ क्षेत्र में, हजारों एकड़ खेत में उगाई हुई धान की फसलों को ढक लेता था और अपने साथ लाई हुई पाक मिट्टी को उस मैदान में बिछा देता था। टू दी नॉर्थ where jungles great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. लेखक कहता है कि उत्तर दिशा की ओर घने जंगल थे जहां मनुष्य की भी ऊंचाई से अधिक ऊंची ऊंची घासें उगी हुई थी तथा दूर दूर तक कतारबद्ध वृक्षों का समूह दिखाई दे रहा था जिनके बीच बाघ, हाथी, अजगर और गेहूमन रहते थे।
Everywhere else there was flat land running to the horizon. चारों ओर समतल भूमि दिखाई देती थी। दूर दूर तक देखने से ऐसा लगता था कि धरती और आसमान एक दूसरे को चूम रहे हैं। But dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. किंतु यहाँ वहाँ पवित्र बरगद और पाकड़ के वृक्षों की भी पंक्तियां दिखाई देती थी, जिनकी डालियां एक दूसरे में इस भांति उलझी हुई थी, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि ये किसी के स्वागत हेतु तोरण द्वार के रूप में बनाए गए हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से शीतोष्ण हवाएं चल रही थी। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यही रहा। आप लोग इतना अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, फिर इसके आगे दूसरे दिन अध्ययन किया जाएगा।